Welcome to Flamboyant Law. So today we are going to start with part 5 of the Registration Act, Place of Registration. तो 28 क्या बोलता है, जो हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करी थी, तो उसकी प्लेस ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जहाँ पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या जहाँ पर कुछ पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी सिचुएटेड है या पूरी प्रॉपर्टी जहाँ पर सिचुएटेड है, वहाँ पर ही उसका उस प्लेस का जिस सब रजिस्ट्रार के पास जुरिस्डिक्शन होगा वहाँ पर ही ये रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट हो पाएगा। और 29 क्या बोलता है कि अदर डॉक्यूमेंट्स का अपार्ट फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो अभी हमने 28 में पढ़ा, उसके अलावा अगर किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना है किसी सब्जेक्ट मैटर अपार्ट फ्रॉम इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो वो कहाँ करवाएंगे? या तो जहाँ डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है वहाँ पर, या फिर मान लो सेल ऑफ गुड्स का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, उसे रजिस्टर करवाना है, तो कहाँ करवाएंगे? या तो जहाँ पर जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, जहाँ पर वो चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है वहाँ पर करवाएंगे, या फिर जहाँ अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, उसी स्टेट गवर्नमेंट के किसी और जगह पर किसी और रजिस्ट्रार के पास जहाँ पर सारी पार्टीज़ ने अग्री किया, तो सारी पार्टीज़ का कंसेंट लेके वहाँ भी रजिस्टर करा सकते हैं किसी भी जगह पर। और डिक्री और ऑर्डर कहाँ रजिस्टर होगी? जिस सब रजिस्ट्रार के जुरिस्डिक्शन में वो डिक्री और ऑर्डर पास हुआ है वहाँ पर ही वो रजिस्टर होगी। या फिर अगर कोई डिक्री और ऑर्डर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड नहीं है तो वो ऐसी जगह पर रजिस्टर होगी जहाँ सारी पार्टीज अग्री कर रही हैं। अब 30 ये बोलता है कि अगर किसी डॉक्यूमेंट को सब रजिस्ट्रार ने ऑलरेडी रजिस्टर कर दिया तो रजिस्ट्रार अपने डिस्क्रिशन पे भी उसे रजिस्टर कर सकता है खुद के पास। देन 31 इम्पॉर्टेंट है, ये क्या बात करता है कि अगर कोई स्पेशल रीज़न है या स्पेशल कॉज है कि जो पर्सन है जिसको डॉक्यूमेंट जो प्रेजेंट करना चाहता है वो जो रजिस्टरिंग ऑफिसर है उसके पास खुद नहीं जा सकता है रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास, तो क्या हो सकता है? जो ऑफिसर है ना, वो स्पेशल कॉज अगर प्रेजेंट है, कोई स्पेशल रीज़न, तो उसकी वजह से उसके प्राइवेट प्लेस पे भी, प्राइवेट रेजिडेंस पे भी जाके रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ विल की भी बात करी है, तो कुछ ऐसा कोई विल अगर कोई क्रिएट कर रहा है और वो तो ऑब्वियसली बहुत डेथ बेड पे है मान लो, और वो विल क्रिएट कर रहा है कोई पर्सन, और वो तो अब रजिस्ट्रार के पास नहीं जा सकता, तो वो क्या कर सकता है? वो रजिस्ट्रार को बुला सकता है कि आप मेरे प्राइवेट रेजिडेंस पे आके इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लीजिए। अदरवाइज जो रजिस्ट्रार है वो अपने ऑफिस में ही एक्सेप्ट कर सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स। अब कौन प्रेजेंट कर सकता है डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन? पार्ट 6 बोलता है प्रेजेंटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन कौन कौन कर सकता है। अगर वो डॉक्यूमेंट कंपलसरी है और ऑप्शनल है, दोनों चीज़ों पे ये डिपेंड होता है, दोनों चीज़ों पे ये एप्लीकेबल है ये सेक्शन। इफ़ the optional document is also being presented for registration, it shall be presented by person executing or claiming under the same। मतलब जो पर्सन एग्जीक्यूट करवा रहा है उस डॉक्यूमेंट को या क्लेम कर रहा है उसके अंडर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो वो क्लेम कर रहा है, तो वो ही आके रजिस्टर करवाएगा, या तो जो एग्जीक्यूट कर रहा है या क्लेम कर रहा है। बाय रिप्रेजेंटेटिव, कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज के भी उसको रजिस्टर करवा सकता है, पावर ऑफ अटर्नी वगैरह देके। अब ये एजेंट को भी पावर ऑफ अटर्नी वगैरह देके बोल सकते हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव को, असाइनी को दे सकते हैं डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन के लिए भेज सकते हैं। तो ये कंपलसरी और ऑप्शनल दोनों डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई होता है। अब 32 क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन है, 32A बोलता है कि एवरी पर्सन प्रेजेंटिंग एनी डॉक्यूमेंट एट प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जो अगर अपना डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में, उसे अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी पड़ेगी, फिंगरप्रिंट्स लगाने पड़ेंगे और सिग्नेचर करना पड़ेगा।
और अगर वो प्रॉपर्टी के लेन देन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है तो बायर और सेलर दोनों के फिंगरप्रिंट्स और फोटोग्राफ्स अफिक्स होंगी। अब 34 क्या बोलता है, इंक्वायरी बिफोर रजिस्ट्रेशन बाय रजिस्टरिंग ऑफिसर, इंक्वायरी की बात करता है। तो क्लॉज 1 तो ये बोलता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो रजिस्ट्रार है उसके पास विद इन रीज़नेबल टाइम पहुंचा देना चाहिए। रीज़नेबल टाइम मतलब 4 महीने के अंदर अंदर पहुंचा देना चाहिए रजिस्ट्रेशन, जो रजिस्ट्रार है उसके पास। बाय हुम, बाय रिप्रेजेंटेटिव असाइनीज एजेंट्स, वो जो ऑथराइज पर्सन है वो लेके जाएगा रजिस्ट्रार के पास और 4 महीने के अंदर अंदर विद इन 4 मंथ्स ऑफ एग्जीक्यूशन। और अगर कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस थे, एक्सीडेंट थे था, तो 4 महीने मतलब इस 4 महीने के एक्सपायरी के बाद विद इन 4 मंथ्स, विद इन फर्दर 4 मंथ्स आप डॉक्यूमेंट्स ले जा सकते हो। बट जो आप ये नेक्स्ट 4 मंथ्स में लाओगे ना, इस पे रजिस्ट्रार 10 गुना फ़ाइन लगा सकता है, 10x फ़ाइन लगा सकता है। और आप अगर 4+4 8 मंथ्स के बाद ले जाते हो अगर, तो रजिस्ट्रार साफ मना कर देगा कि डॉक्यूमेंट नहीं होगा रजिस्टर। अब रजिस्ट्रार को क्या क्या इंक्वायरी करनी चाहिए, वेदर और नॉट सच डॉक्यूमेंट वॉज एग्जीक्यूटेड बाय पर्सन whom it purports to have been executed। जो डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में जिन पर्सन्स का नाम लिखा है क्या उन्होंने ही एग्जीक्यूट किया है, क्या जिनका एग्जीक्यूशन की बात करी गई है उस डॉक्यूमेंट में वो ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्या। तो ये चीज़ की इंक्वायरी रजिस्ट्रार का काम है, उसे करनी पड़ेगी। ही हैज़ टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ एज टू द आइडेंटिटी ऑफ पर्सन अपीयरिंग बिफोर हिम। जो पर्सन है वो किसी और पर्सन को पर्सोनिफाई करके तो नहीं आए हैं, मतलब उनकी आइडेंटिटी वगैरह सब सही है ना, मतलब वो वही पर्सन है जिनका नाम लिखा है क्या, मतलब आईडी कार्ड वगैरह कुछ भी ले सकते हैं उनका, कोई भी आइडेंटिटी कार्ड। इन केस ऑफ एनी पर्सन अपीयरिंग एज रिप्रेजेंटेटिव एजेंट असाइनी satisfy himself of right of such person to appear, कि उनके पास प्रॉपर अथॉरिटी है प्रेजेंट करने की, उनके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है क्या। अब ये एप्लीकेशन वो कहाँ फॉरवर्ड करेगा, रजिस्ट्रार के पास फॉरवर्ड करेगा। अब ये चीज़ कॉपीज ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट पे अप्लाई नहीं होता है। अब प्रोसीजर ऑन एडमिशन डिनायल ऑफ एग्जीक्यूशन रिस्पेक्टिवली, कब कब डिनाई कर सकता है रजिस्ट्रार। तो अगर जो पर्सन अगर पर्सनली रजिस्ट्रार के पास जा रहा है, अगर उसने एडमिट कर लिया है वो डॉक्यूमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन, तो वो उस केस में क्या कर सकता है, उसको रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। या कोई एजेंट वगैरह आ रहा है उसके बिहाफ पे, या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है, अगर वो पर्सन की डेथ हो गई है जिसका वो डॉक्यूमेंट जिसको एग्जीक्यूट करना था, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव आके एडमिट कर रहा है कोई एग्जीक्यूशन, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब वो जो जिसकी डेथ हो गई वो तो आके एडमिट नहीं कर सकता कि हाँ इस चीज़ का एग्जीक्यूशन हो गया, इस डॉक्यूमेंट का, इसका रजिस्ट्रेशन कराना है, ऑब्वियसली लीगल रिप्रेजेंटेटिव आएगा। अब रजिस्टरिंग ऑफिसर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ कि पर्सन अपीयरिंग बिफोर हिम आर द पर्सन दे रिप्रेजेंट देमसेल्व्स टू बी, कि वो किसी और को पर्सोनिफाई नहीं कर रहे हैं, वो वही पर्सन है जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं इस डॉक्यूमेंट को। तो वो रजिस्ट्रार क्या कर सकता है, रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या कर सकता है, एग्जामिन कर सकता है उस पर्सन को कि वो वही पर्सन है कि जिसका नाम लिखा है क्या, ये सब। इफ़ एनी पर्सन बाय हुम डॉक्यूमेंट परपोर्ट्स टू बी एग्जीक्यूटेड, अगर कोई पर्सन है तो रजिस्ट्रार मना कब कर सकता है कि ये मैं रजिस्टर नहीं करूँगा, वो लिखा है इसमें क्लॉज 3 में, सब सेक्शन 3 में, कि अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रार के पास आया और उसने बोला कि इसका एग्जीक्यूशन, कोई डॉक्यूमेंट लेके आया और डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन से ही डिनाई कर दिया कि नहीं इसका तो एग्जीक्यूशन मुझे तो पता ही नहीं है हुआ है कि नहीं हुआ, आई डोंट नो, वो खुद ही अगर अनश्योर है तो रजिस्ट्रार उसे मना कर देगा कि आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं हो सकता। अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रार के ऑफिस में आ रहा है और वो माइनर है, इडियट है या लुनेटिक है, तो उसका रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन
जिसकी डेथ हो गई है और इसके रिप्रेजेंटेटिव मना कर देते हैं उसके एग्जीक्यूशन का, उस डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन का, तो तब भी रजिस्ट्रार मना कर देगा कि डॉक्यूमेंट का एग्जीक्यूशन नहीं होगा. द रजिस्टरिंग ऑफिसर शैल रिफ्यूज टू रजिस्टर द डॉक्यूमेंट एंड पर्सन सो डिनाई अपीयरिंग और डेड. अब देखो 36 क्या बोलता है, पार्ट 7, इन्फोर्सिंग द अपीयरेंस ऑफ एग्जीक्यूटेंट एंड विटनेस. अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई पर्सन लेके गया रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार से बोलता है कि ये बी पर्सन है, इसका भी इस डॉक्यूमेंट के मतलब रजिस्ट्री होते वक्त इस पर्सन का भी यहाँ आना, यहाँ प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा. तो अगर जो पर्सन ये डॉक्यूमेंट मान लो ए प्रेजेंट कर रहा है रजिस्ट्रार के सामने, वो बोल रहा है इस बी पर्सन को भी आप बुलाइए, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, कोर्ट के पास जाएगा और बोलेगा इस पर्सन को बी को सम्मन भेजो ताकि वो रजिस्ट्रार मतलब वहाँ आके और डॉक्यूमेंट उसके सामने रजिस्टर हो पाए. अब 38 क्या बोलते हैं, किन्हीं पर्सन को एग्जेम्प्ट करता है फ्रॉम अपीयरेंस, कि उनका अपीयरेंस नेसेसरी नहीं है. अगर कोई पर्सन जेल में है या कोई इन्फर्म है जो चल फिर नहीं सकता, या फिर जो कि एग्जेम्प्टेड बाय लॉ है फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस, तो उसका अपीयरेंस नेसेसरी नहीं होता है. अब 40 क्या बोलता है, पार्ट 8, प्रेजेंटिंग विल्स एंड अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट. तो कौन प्रेजेंट करेगा विल को, या तो टेस्टेटर जिसने विल बनाई है वो खुद प्रेजेंट करेगा, या अगर उसकी डेथ हो गई है तो कोई भी पर्सन जो एग्जीक्यूट कर रहा है विल को वो प्रेजेंट करेगा. लीगल रिप्रेजेंटेटिव जनरली प्रेजेंट नहीं करते हैं, जो एग्जीक्यूट कर रहा होता है ना विल को वो प्रेजेंट करता है, तो वो रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार के सामने प्रेजेंट करते हैं. अगर कोई डोनर है, अब जैसे अडॉप्शन के केस में या तो डोनर खुद प्रेजेंट करेगा रजिस्ट्रेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट को, या फिर आफ्टर द डेथ ऑफ द डोनर जो अडॉप्टेड सन है वो भी कर सकता है प्रेजेंट. अब 41 क्या बोलता है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ विल और अथॉरिटीज़ ऑफ टू अडॉप्ट. जैसे ही दूसरे डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, वैसे ही विल भी वैसे ही प्रेजेंट होगा और अथॉरिटी टू अडॉप्ट जो डॉक्यूमेंट है वो भी वैसे ही प्रेजेंट होगा. अब सबसेक्शन 2 बोलता है कि ये सारी चीज़ों से, ये सारी चीज़ें कंप्लायंस होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों से ये सारी कंडीशन कंप्लाई होनी चाहिए, तभी उसका रजिस्ट्रेशन हो पाएगा. अब ये सारी चीज़ें क्या है, विल अथॉरिटी वॉज एग्जीक्यूटेड बाय टेस्टेटर एंड डोनर. या तो ये जो विल है वो टेस्टेटर ही एग्जीक्यूट कर रहा होना चाहिए, या फिर जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी टू अडॉप्ट, वो डोनर जो है वो ही एग्जीक्यूट कर रहा होना चाहिए. और एंड टेस्टेटर, अगर टेस्टेटर और डोनर मर चुका है तो पर्सन प्रेजेंटिंग द विल अथॉरिटी इज़ इंटाइटल टू प्रेजेंट द सेम. जो प्रेजेंट कर रहा है ना रजिस्ट्रार के सामने, वो उसके पास प्रॉपर अथॉरिटी होनी चाहिए प्रेजेंट करने के लिए. अब 47 क्या बोलते हैं, पार्ट 10, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में, कि कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कब ऑपरेटेड माना जाएगा. रजिस्टर्ड डेट पे नहीं माना जाएगा कि जब से वो रजिस्टर हुआ है. अगर उसमें रजिस्ट्रेशन इम्पॉर्टेंट नहीं है वो तब माना जाएगा, तब ऑपरेटेड माना जाएगा जब उसे उसमें जो डेट मेंशन्ड है जब से वो ऑपरेट होना चाहिए तब ऑपरेटेड माना जाएगा. कुछ अगर सेल डीड है मान लो, या कोई गिफ्ट डीड है मूवेबल प्रॉपर्टी कि मैं इस तारीख को ये प्रॉपर्टी किसी और को गिफ्ट कर दूंगा, तो वो जिस डेट पे जो डेट मेंशन्ड हुई है उस पर ऑपरेटेड माना जाएगा. अगर उसका वैल्यू 100 रुपये से कम है, क्योंकि उसमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती. अब 49 क्या बात करता है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड. अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है रजिस्टर, उसका सेक्शन 17 में उसका रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है और वो रजिस्टर नहीं करवाया गया है, तो उसका क्या इफेक्ट होगा. अफेक्ट एनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कंप्राइज देयरइन. कोई भी डॉक्यूमेंट, नो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 17 टू बी रजिस्टर्ड शैल अफेक्ट, कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा किस पे, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे.
मतलब उस पर कोई राइट ही क्रिएट नहीं हुआ है तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, ऑब्वियसली उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा उस पर। कन्फर एनी पावर टू अडॉप्ट, वो डॉक्यूमेंट कोई पावर टू अडॉप्ट नहीं कन्फर करेंगे और कोई एविडेंशरी वैल्यू नहीं होगी उनकी। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी पे, पावर टू अडॉप्ट नहीं होगा क्योंकि कोई राइट ही अराइज नहीं हुआ है। जब डॉक्यूमेंट ही रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको, जिस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसे उसका कोई भी अफेक्ट ही नहीं पड़ेगा प्रॉपर्टी। अगर ट्रांसफ़र का, अगर आपने किसी को ए से बी को ट्रांसफ़र हो रही है कोई प्रॉपर्टी और इसका एक रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है जिसको रजिस्टर कराना पड़ता है, कुछ एक ट्रांसफ़र डीड है उसे रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है और वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाई है, तो ये प्रॉपर्टी बी की नहीं होगी, ये अभी भी ए की ही है। तो उस प्रॉपर्टी पे कोई अफेक्ट नहीं पड़ा है, पावर टू अडॉप्ट नहीं आया है, कोई पावर ही अराइज नहीं होगी उस पर और कोई एविडेंशरी वैल्यू भी नहीं है। मतलब बी जाके कोर्ट में जाके केस भी नहीं कर सकता है कि मैं तो पैसे दे दिए। तो अनलेस इट हैज़ बीन रजिस्टर्ड ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती हैं। अब प्रोविज़ो क्या बोलता है कि कोई भी अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है तो उसे एज अ कोलेट्रल ट्रांजैक्शन एडमिट किया जा सकता है और उसे रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एज अ कोलेट्रल ट्रांजैक्शन एडमिट किया जाता है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ था। अब देखो 51 क्या बात करता है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज हैं उसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स होने चाहिए, कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए, और जो रजिस्ट्रार के पास है कौन कौन सी बुक्स होनी चाहिए। तो रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट्स ऑफ विल की सारी बुक्स होनी चाहिए। और रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज में कौन कौन सी बुक्स होती है, नॉन टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट्स की, कि क्यों रिफ्यूज़ किया उस चीज़ की, कि रजिस्ट्रेशन किसी को रिफ्यूज़ किया तो, विल्स, अथॉरिटीज़ टू अडॉप्ट की, अडॉप्टेशन से रिलेटेड की, अडॉप्शन से रिलेटेड की। अब 52 ड्यूटीज़ की बात करते हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। जब कोई भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट होता है रजिस्टरिंग ऑफिसर के पास तो उसे डे, आर, प्लेस ऑफ प्रेजेंटेशन वो सब मेंशन करना चाहिए। फ़ोटोग्राफ, फिंगरप्रिंट्स उन पार्टीज़ के लेने चाहिए। सिग्नेचर ऑफ एवरी पर्सन प्रेजेंटिंग अ डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, इट शैल बी इंडोर्स्ड ऑन एवरी सच डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटिंग इट। अब जो पर्सन प्रेजेंट किया है उसकी रिसिप्ट, जो भी रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा, एक रिसीट देगा कि हाँ ये डॉक्यूमेंट आपने प्रेजेंट कर दिया है और इसका रजिस्ट्रेशन मैं कर दूंगा, इस चीज़ की रिसीट देगा वो, एक्नॉलेजमेंट। अब इन सब डॉक्यूमेंट्स की बुक में एंट्री होनी चाहिए और ये इन सब का इन इंस्पेक्शन वगैरह कौन करेगा, पर्टिकुलर हर इंटरवल पे इंस्पेक्टर जनरल करेगा। अब सीधे आएंगे सेक्शन 60 पे, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है तो रजिस्टरिंग ऑफिसर क्या करता है कि सर्टिफिकेट बना के देता है कि आपका डॉक्यूमेंट रजिस्टर हो गया है, कंटेनिंग द वर्ड रजिस्टर्ड। और वो डॉक्यूमेंट किस बुक में, किस नंबर पे, किस पेज में लिखा गया है वो भी उस पर मैंशनड रहता है कि किस बुक में वो डॉक्यूमेंट कॉपी किया गया है। जो रजिस्टर अपने पास बुक मेंटेन करता है ना उसमें, तो डॉक्यूमेंट रिटर्न कर देता है और उस डॉक्यूमेंट की कॉपी करा के उस बुक में एंट्री कर देता है और सर्टिफिकेट इशू कर देता है। ये तो ये रजिस्ट्रार का काम होता है। अब 63 पावर देता है रजिस्टरिंग ऑफिसर को कि वो कुछ भी कोई भी ऐसा स्टेटमेंट वो ऑन ओथ एडमिनिस्टर करवा सकता है, किसी भी पर्सन को ऑन ओथ एग्जामिन कर सकता है। और वो जो स्टेटमेंट्स उसने रिकॉर्ड किए हैं वो उसे सुनाने पड़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसने लिखी हैं उस पर्सन को जो ओथ पे एग्जामिन हो रहा है उसको, उसके अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। 68 सेक्शन 68 पावर देता है किसको, रजिस्ट्रार को, कि वो सुपरवाइज कर सकता है सब रजिस्ट्रार को और कंट्रोल कर सकता है। और अगर उसने कोई एरर किया है किसी बुक में, किसी एंट्री में, किसी डॉक्यूमेंट में, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए अथॉरिटी कुछ रेक्टिफिकेशन इशू कर सकता है कि आप इसमें रेक्टिफिकेशन करिए। और 69 पावर देता है इंस्पेक्टर जनरल को टू सुपरिंटेंड रजिस्ट्रेशन ऑफिसेज एंड मेक रूल्स। उसको सुपरवाइज करने के लिए रजिस्ट्रेशन ऑफिस को और उसके लिए रूल्स बना सकता है और इंस्पेक्शन का पावर है।
और जो भी वो रूल्स बनाएगा इंस्पेक्टर जनरल, उसे स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना ज़रूरी है और ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कराना भी ज़रूरी है। इंस्पेक्टर जनरल के पास सेक्शन 17 में फाइन्स रेमिट करने का भी पावर होता है। देन पार्ट 12 में आते हैं रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर। तो रीजंस फॉर रिफ्यूज़ल टू रजिस्टर टू बी रिकॉर्डेड। सब रजिस्ट्रार जो होता है, जो रजिस्ट्रार होता है, वो रिफ्यूज़ कर सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करने के लिए, पर किस ग्राउंड पे नहीं कर सकता है कि आपकी प्रॉपर्टी तो यहाँ सिचुएटेड ही नहीं है मेरे जुरिसडिक्शन में, तो इस ग्राउंड पे रिफ्यूज़ नहीं कर सकता है, बट एनी अदर ग्राउंड पे रिफ्यूज़ कर सकता है। हमने ग्राउंड्स ऑफ रिफ्यूज़ल पढ़े थे कि ल्यूनेटिक अगर होगा, माइनर होगा तो रिफ्यूज़ कर सकता है, तो वो सब ग्राउंड्स भी हैं, इसमें कवर्ड है। तो जो भी वो रिफ्यूज़ करेगा ना, उसका रिकॉर्ड वो मेंटेन करेगा बुक नंबर 2 में कि क्यों रिफ्यूज़ हुआ, रीज़न क्या था उसका, और उस पर इंडोर्स कर देगा, डॉक्यूमेंट पे लिख देगा कि रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन रिफ्यूज़ड। और जो पर्सन जिसने प्रेजेंट किया है ना, उसको कॉपी ऑफ रीजंस पकड़ा देगा कि ये डॉक्यूमेंट रिफ्यूज़ हो गया है, ये मैं रजिस्टर नहीं कर सकता। अब 72 बात करता है अपील टू रजिस्ट्रार फ्रॉम ऑर्डर्स ऑफ सब रजिस्ट्रार। अगर सब रजिस्ट्रार ने रिफ्यूज़ कर दिया किसी डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन, तो क्या अपील कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास? बिल्कुल कर सकते हैं। पर किस ग्राउंड पे रजिस्ट्रार के पास नहीं जा सकते? इस ग्राउंड पे नहीं जा सकते कि आप उसे एग्जीक्यूट ही करने के लिए मना कर रहे हैं। इस ग्राउंड पे अगर सब रजिस्ट्रार ने ऑर्डर दिया है कि आपका फिर डॉक्यूमेंट अगर आप एग्जीक्यूट के लिए डिनायल कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के लिए, तो आपका जो ये डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर भी नहीं होगा। तो अगर इसलिए आप अपील करने जा रहे हैं तो वो अपील डिनाई हो जाएगी, वो अपील इनवैलिड होगी। पर बाकी किसी भी रीज़न की वजह से अगर आपका रिफ्यूज़ किया है तो उसमें आप अपील कर सकते हैं रजिस्ट्रार के पास, जो रजिस्ट्रार सब रजिस्ट्रार का सीनियर है उसके पास, विद इन 30 डेज फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ सब रजिस्ट्रार। और रजिस्ट्रार के पास पावर है कि वो उसको ऑल्टर कर सकता है, उसके डिसीजन को सब रजिस्ट्रार के, और रिवर्स भी कर सकता है। और अगर रजिस्ट्रार ने ये ऑर्डर दे दिया कि इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर करो, सब रजिस्ट्रार को ये अगर ऑर्डर दे दिया, तो सब रजिस्ट्रार को बात माननी पड़ेगी। ऑब्वियसली अगर मैनेजर बोलेगा तो एम्प्लॉय को तो बात माननी ही पड़ती है ना। उसके अगर आपके सुपीरियर ने कोई बात बोली तो आप उसे डिनाई कर ही नहीं सकते हो। अब रजिस्ट्रार के पास अगर कोई भी ऐसी एप्लीकेशन आई कि मेरा रिफ्यूज़ हो गया है डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, तो फिर रजिस्ट्रार क्या करेगा? इंक्वायर करेगा। क्या इंक्वायर करेगा? डॉक्यूमेंट्स अगर एग्जीक्यूट हो गए हैं क्या, ये चीज़ देखेगा, और सारे लॉज से कंप्लाई हो रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स, ये चेक करेगा। ये दोनों चीज़ें पहले चेक करेगा। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है तो 75 के अंदर रजिस्ट्रार ऑर्डर कर सकता है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होने चाहिए। अब 77 क्या बोलता है? वेदर रजिस्ट्रार रिफ्यूजेस टू ऑर्डर द डॉक्यूमेंट टू बी रजिस्टर्ड। अब डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर करने से रजिस्ट्रार भी रिफ्यूज़ कर सकता है। किस ग्राउंड पे कर सकता है? किसी भी ग्राउंड पे कि आपका लॉज से कंप्लाई नहीं हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट, या डॉक्यूमेंट्स आप एग्जीक्यूट ही नहीं कर रहे हो उसे, तो किसी भी ग्राउंड पे वो रिफ्यूज़ अगर करेगा तो वो विद इन 30 डेज़, वो पर्सन, अग्राइव्ड पर्सन विद इन 30 डेज़ कहाँ जा सकता है? सिविल कोर्ट के पास जा सकता है। जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में जो रजिस्ट्रार है, जिसके लोकल ज्यूरिसडिक्शन में रजिस्ट्रार है, उसके सिविल कोर्ट में जा सकता है विद इन 30 डेज़, और एक सूट फाइल कर सकता है कि फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और सिविल कोर्ट जो भी डिक्री पास करेगा वो रजिस्ट्रार को बात माननी पड़ेगी उसकी। ठीक है। अब फीस फॉर रजिस्ट्रेशन, सर्चेज एंड कॉपीज़। फीस कौन फिक्स करेगा? स्टेट गवर्नमेंट फिक्स करेगा। सेक्शन 78 में ये लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट एक टेबल बनाएगा फ़ीस की, उसमें पूरे फीसेस लिखी रहेंगी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट की क्या फ़ीस होगी, सर्चिंग ऑफ द रजिस्टर्स की क्या फ़ीस होगी, मेकिंग एंड ग्रांटिंग कॉपीज़ ऑफ रीज़न उसकी क्या फ़ीस होगी अगर आपको रीज़न की कॉपी चाहिए तो, बिफोर और आफ्टर रजिस्ट्रेशन, फॉर एवरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 30, इशू ऑफ कमीशन, फाइलिंग ऑफ ट्रांसलेशन,
अटेंडिंग अ प्राइवेट रेजिडेंसीज की प्राइवेट रेजिडेंस पे जाके आपने अगर किया है कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर, तो उसके लिए भी फ़ीस डिसाइड करेगा। सेफ कस्टडी और रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए भी फीस प्रिस्क्राइब करेगा। डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करने के लिए कोई कमीशन अगर बैठाएगा, एग्जामिनेशन के लिए कमीशन बिठा सकता है, तो उसके लिए भी फ़ीस चार्ज करेगा, फ़ीस प्रिस्क्राइब करेगा। जितनी भी फ़ीस है स्टेट गवर्नमेंट ही प्रिस्क्राइब करेगा फॉर एनी अदर मैटर। और ये सारी फीस सेक्शन 79 में क्या लिखा है, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होनी चाहिए इन इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। और ये फीस कब पेएबल होगी, ऑन द प्रेजेंटमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब पेनल्टीज पे आ जाते हैं। अब 81 क्या बात करता है, पेनल्टी फॉर इनकरेक्टली इंडोर्सिंग, कॉपीइंग, ट्रांसलेटिंग और रजिस्टरिंग डॉक्यूमेंट्स विद द इंटेंट टू इंजर। अगर किसी रजिस्टरिंग ऑफिसर ने कुछ फॉल्सली ट्रांसलेट किया है किसी डॉक्यूमेंट को, या इनकरेक्टली उसको रजिस्टर किया है, इंडोर्स किया है या कॉपी किया है, तो उस पर कितने, अगर उसका इंटेंशन है ये करने का, अगर गलती से हो गया, एरोनियसली हो गया है तो कोई बात नहीं, बट अगर उसका इंटेंशन था, मैलिशियस इंटेंशन था उसका इंजरी कॉज करने का, तो वो पनिशेबल होगा फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 साल तक के लिए पनिशमेंट होगा विथ फाइन और बोथ। अब 82 बोलता है पेनल्टी फॉर मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट, डिलीवरिंग फॉल्स कॉपीज, ट्रांसलेशंस, फॉल्स पर्सोनेशन एंड अबेटमेंट। अगर किसी ने ओथ पे कोई फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, किसी पर्सन ने रजिस्टरिंग ऑफिसर के सामने, कोई भी इंक्वायरी हो रही है या प्रोसीडिंग हो रही है और उसने झूठ झूठ कुछ भी बोल दिया है, या इंटेंशनली उसने क्या किया है, फॉल्स कॉपी और ट्रांसलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट दे दिया है, किसी और मतलब किसी डॉक्यूमेंट को गलत ट्रांसलेट करके दे दिया है, फॉल्स कॉपी ऑफ मैप दे दिया है। अगर जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी में मैप वगैरह अटैच होना ज़रूरी होता है, तो उसकी फॉल्स कॉपी अगर दे दी है तो क्या होगा, तब उसके ऊपर वो पनिशेबल होगा। एंड फॉल्सली अगर किसी और पर्सन को पर्सोनेट कर दिया है, मतलब मेरे को जाना था, प्रेजेंट होने जाना था, और मेरी सिस्टर चली गई है प्रेजेंट होने मैं बन के, तो वो क्या हो गया, मेरे को पर्सोनेट कर लिया उसने फॉल्सली। या फिर कोई ट्विन्स हैं ए और बी, और ए की जगह बी चला गया, तो क्या होगा, ये फॉल्स पर्सनेशन होगा। या फिर किसी ने अबेट किया है, किसी ने उकसाया है किसी पर्सन को ये ऑफेंस करने के लिए, तो उसको कितने साल तक की सज़ा मिल सकती है, 7 साल तक की सज़ा मिल सकती है, और विद द फाइन और बोथ। 83 क्या बोलता है, रजिस्टरिंग ऑफिसर में कमेंस प्रोसिक्यूशन। 83 ये बोलता है कि अगर किसी रजिस्टरिंग ऑफिसर के नॉलेज में अगर ये बात आई, तो विद द परमिशन ऑफ, कि ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है, तो विद द परमिशन ऑफ इंस्पेक्टर जनरल, रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, वो क्या कर सकता है, केस जो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो इनिशिएट करा सकता है, प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करा सकता है उसका। और जो ऑफेंसेस होंगे वो ट्रायबल होंगे किससे, मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास से। जो इसमें रजिस्टरिंग ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है, तो ये चीज़ याद रखना है 84 में। अब 85 क्या बोलता है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अदर देन विल, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर अनक्लेम्ड हैं तो वो विद इन 2 ईयर्स, अगर किसी ने क्लेम नहीं किए हैं तो वो 2 साल के बाद डिस्ट्रॉय करे जा सकते हैं, रजिस्टरिंग ऑफिसर डिस्ट्रॉय कर सकता है। अभी 88 क्या बात करता है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफिसर्स और सर्टेन पब्लिक फंक्शनरीज। तो इसमें भी किसी पर्सन का, इन पर्सन्स का अपीयरेंस एग्जेम्प्ट किया गया है। किन पर्सन्स का, ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल, ऑफिशियल ट्रस्टी, ऑफिशियल असाइनी, शेरिफ, रिसीवर, रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिसर। तो इन सबको ज़रूरी नहीं है कि ये इन पर्सन ही अपीयर हो या बाय एजेंट इनका अपीयरेंस, ये सब एग्जेम्प्टेड है, इनका अपीयरेंस बाय एजेंट ऑल्सो। जो
जो डॉक्यूमेंट इनकी ऑफिशियल कैपेसिटी में ये लोग कर रहे हैं, पर्सनल कैपेसिटी में अगर खुद का घर ले रहे हैं वो, उसका रजिस्ट्रेशन कराने जाना है, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, मान लो एडमिनिस्ट्रेटर जनरल है, वो खुद का घर परचेज कर रहा है, तब तो उसे जाना ही पड़ेगा ना। पर ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर कोई रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट अगर उसने दिया है रजिस्ट्रार को या रजिस्ट्रिंग ऑफिसर को, तो उसे पर्सनली अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है अगर उसने ऑफिशियल कैपेसिटी में भेजा है तो उनका अपीयरेंस एग्जेम्प्टेड है। अब 90 क्या बोलता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो एग्जेम्प्टेड हैं फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं, गवर्नमेंट के फेवर में किए गए हैं कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूट, तो उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्टेड है। कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स इशूड रिसीव्ड अटेस्टेड बाय एनी ऑफिसर इंगेज्ड इन मेकिंग लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं फॉर सेटलमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। कोई भी ऐसा ऑफिसर जो कि डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है फॉर सेटलमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, तो वो सच सेटलमेंट, उस सेटलमेंट का डॉक्यूमेंट रजिस्टर होना मैंडेटरी नहीं है। डॉक्यूमेंट्स एंड मैप्स इशूड रिसीव्ड ऑथेंटिकेटेड बाय द ऑफिसर, जो ऑफिसर उस लैंड की सर्वे कर रहा है उसके लिए अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिस पे मैप है और वो उस ऑफिसर ने रिसीव किया है, जो सर्वे कर रहा है उसने रिसीव किया है वो डॉक्यूमेंट और उसका अच्छे से ऑथेंटिकेशन किया है अगर उसने, तो अगर वो डॉक्यूमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट है, जो ऑफिसर है वो ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट अगर काम कर रहा है और सर्वे कर रहा है लैंड का, तो उसका भी, उस डॉक्यूमेंट को भी रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं है। लेट मी रीफ्रेज इट। तो जो भी डॉक्यूमेंट्स मैप्स जो इशू हुए हैं बाय एनी ऑफिसर, या तो वो मैप्स डॉक्यूमेंट्स इशू हुए हैं या रिसीव हुए हैं और ऑथेंटिकेट हुए हैं किसी ऑफिसर के द्वारा जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे वर्क कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स किसके बारे में थे, इट फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सच सर्वे, किसी लैंड सर्वे के लिए थे वो डॉक्यूमेंट। अब मान लो ये लैंड है, इस पे एक ऑफिसर है जो कि गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं अगर लैंड के, वो इसने, इस ऑफिसर ने ऑथेंटिकेट किए हैं, रिसीव किए हैं, इशू किए हैं अगर डॉक्यूमेंट, तो इस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। तो मान लो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स का कंपलसरी नहीं है और एग्जेम्प्टेड है लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के लिए जो भी सेटलमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं और जो भी सर्वे ऑफ एनी लैंड से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट सर्वे करवा रही है उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। डॉक्यूमेंट्स विट अंडर एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि फाइल होते हैं पीरियोडिकली किसके पास, पटवारी के पास या ऑफिसर इंचार्ज विद प्रिपरेशन ऑफ विलेज रिकॉर्ड। कोई विलेज रिकॉर्ड अगर मेंटेन करता हो तो उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं पीरियोडिकली वेरीफाई करता है वो डॉक्यूमेंट्स और पीरियोडिकली फाइल होते हैं वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्स, तो उसे भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। कोई भी सनद है, इनाम है, कोई टाइटल डीड है या अदर डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट से रिलेटेड है, गवर्नमेंट की लैंड से रिलेटेड हैं, वो डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो सनद, इनाम, टाइटल डीड गवर्नमेंट की लैंड से रिलेटेड हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी रजिस्टर होना ज़रूरी नहीं है, एग्जेम्प्टेड हैं वो, उसका रजिस्ट्रेशन। कोई ऐसा लैंड था जो कि ऑक्यूपाई हुआ था एंड उसकी ऑक्यूपेंसी अब रेलिंक्विश हो चुकी है, तो ऑक्यूपेंट को वो रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। कोई भी लैंड एलियनेट हो गई है बाय होल्डर, तो वो भी रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी नहीं है। और ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इट विल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन। सो दैट्स इट, वी हैव completed registration act. See you with the next topic in the next class.